हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके साइंस 1 ग्रेविटेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप लोगों को केपलर के तीनों लॉ एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को ये बताने का है कि न्यूटन ने किस तरीके से केपलर के लॉ का यूज करके इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी खोज निकाला था। न्यूटन ने केपलर के लॉ की वाट लगा के किस तरीके से ग्रेविटी के इनवर्स लॉ को खोज लिया था। आइए देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बारी बारी से केपलर के तीनों लॉ को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं केपलर का पहला लॉ क्या कहता है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्टिकल विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। जितने भी प्लैनेट जो सूर्य के अराउंड में चक्कर मार रहे होते हैं, वो सारे प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, चक्कर मारने का जो डायरेक्शन होता है, वो इलिप्टिकल होता है। ये सर्कुलर नहीं होता है। ये जो धरती होती है, ये गोले फॉर्म में नहीं घूमती सन के अराउंड में, ये इलिप्टिकल फॉर्म में घूमती है सन के अराउंड में, इलिप्टिकल फॉर्म में। ओके, एंड जो इलिप्स होता है, इलिप्स के पास अपने दो फोकस होते हैं, एक होता है F1, एक होता है F2। एंड ये जो सन होता है, ये F1 F2 इन दोनों में से किसी भी एक फोकस के ऊपर स्थिर होता है। और जो हमारा धरती होता है, जो हमारा प्लैनेट होता है, वो इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यही है केपलर का पहला लॉ। यहाँ पे हमने जो कैपिटल एस लेटर का यूज किया है, वो इसलिए किया है ताकि हम सन के पोजीशन को आपके सामने दिखा सकें। आइए देखते हैं कि अब सेकंड लॉ में केपलर क्या कुछ बताना चाहते हैं। जो केपलर का सेकंड लॉ होता है, उसे हम लोग लॉ ऑफ इक्वल एरिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन, जो भी लाइन सन और प्लैनेट को जोड़ेगी, वो स्वेप करेगी, यानी कि वो कवर करेगी इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे एरिया ASB, मतलब पहले हमारा जो प्लैनेट था, पहले हमारी जो धरती थी, वो A पे थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो सरक सरक के B पे चली गई। ओके, तो जो एरिया बना है ASB, वो बराबर होगा, जब हमारी धरती C पे थी और सरक सरक के जब वो D पे चली गई, तो वो जो एरिया नवा वाला बना CSD, हमारा जो पुराना वाला एरिया है ASB, ये बराबर होगा एरिया CSD के। बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्या चल रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो लाइन सन से लेके प्लैनेट को जोड़ेगी, वो स्वीप करेगी, यानी कि वो कवर करेगी इक्वल एरिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक प्रॉपर समय के अंदर जो हमारा धरती होगा, जो हमारा प्लैनेट होगा, धरती ही क्यों, हमारा जो भी प्लैनेट होगा, वो एक फिक्स एरिया को कवर करने वाला है। यही है केपलर का सेकंड लॉ। अब बात करते हैं केपलर के थर्ड लॉ। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, और डिस्टेंस किसके पीछे, डिस्टेंस हमारे की आपके नहीं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है सन से लेके प्लैनेट तक का। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल T से। यहाँ पे केपलर अपने थर्ड लॉ में ये कहते हैं T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। मतलब टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करता है जितनी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब सन और प्लैनेट के बीच में जितनी दूरी है, इसका क्यूब। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? द स्क्वायर ऑफ इट्स रिवोल्यूशन पीरियड अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब बढ़ते हैं आगे। न्यूटन यूज केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन टू अराइव एट द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये जो केपलर का थर्ड लॉ है, केपलर के इसी थर्ड लॉ का यूज करके न्यूटन अपना मकसद पूरा करता है। मकसद क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फाइंड करना। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरीके से उसको बनाता है। अब अपने इस रूल को बनाने के लिए जो न्यूटन है वो अज्यूम करता है जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल नहीं बल्कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलने का है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम को देख सकते हैं। जो इलिप्टिकल पाथ था उसको उसने रिजेक्ट किया, और जो सर्कुलर पाथ था उसको उसने यहाँ पे एक्सेप्ट करा है। अब ये जो न्यूटन था, ये खुरापाती दिमाग का इंसान था, तो इसने क्या करा, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यह जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, जब आप उसके आजू बाजू, उसके इर्द गिर्द से गुजरते हो, तो वो फोर्स आपको अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है। उसे ही हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F = mv²/r। अब यहाँ पे F मतलब क्या होता है? फोर्स, सबको पता है। M कौन है, V कौन है, R कौन है, ये जानते हैं। M यहाँ पे क्या है? M ये पार्टिकल का मास है, मतलब वजन है उस पार्टिकल का जो मूव कर रही है। ओके,
आर यहाँ पे रेडियस है सर्कुलर पाथ का, जिस सर्कुलर पाथ के अंदर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। वी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब वो पार्टिकल कितनी तेजी से मूव कर रहा है। अब जब भी कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा होता है, यानी कि सन के अराउंड में घूम रहा होता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। ये बात आप लोगों को भी पता है और हमें पता है कि जब हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं तो वहां पे उसका मास ऑटोमेटिक निकल के आता है। एंड ये जो मास होता है, मास क्या है? मास एक नंबर है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 था, जिसकी हमने बात अभी कुछ टाइम पहले ही करी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mv²/r। अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब मास की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जब m की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आप लोगों को यह बात पता है कि हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, लेकिन जब हमें प्रोपोर्शनैलिटी ही लानी हो तब हम क्या करेंगे? तब हम उस कांस्टेंट को इक्वल्स टू के साथ हटा देंगे और वो क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v²/r और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमारा प्लैनेट t टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वेलोसिटी क्या कुछ होगी? आप लोगों को पता है, मुझे पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसा है? सर्कुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे सरकमफरेंस लेंगे डिस्टेंस की जगह पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सरकमफरेंस डिवाइड बाय टाइम। सरकमफरेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज 2πr। तो v की वैल्यू हो जाएगी 2πr डिवाइड में t। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे। सेम वैसा ही यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 2π क्या है? 2π एक कांस्टेंट नंबर है। जब हमें प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल्स टू चाहिए होता है तो हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। लेकिन जब हमें इक्वल्स टू से प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम इस कांस्टेंट को इस इक्वल टू के साथ सबमर्ज कर देंगे और हमें मिल जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r डिवाइड में t। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2π क्या है? 2π एक कांस्टेंट नंबर है। अब ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन हमको मिला है, इस फोर्थ वाले इक्वेशन को दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² डिवाइड में t²। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब अपने इस पांचवें इक्वेशन के साथ में राइट हैंड साइड में हम लोग r से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब हम लोग r से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो r² के बदले वो r³ हो जाएगा और t² के जगह पे t² इंटू r आ जाएगा। इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब आप लोग को अगर याद हो, जो मैंने केपलर का थर्ड लॉ बताया था, उसको जरा सोचो। केपलर का थर्ड लॉ क्या था? t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। कहने का मतलब ये है कि अगर r³ डिवाइड में t² हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। हमारे इस इक्वेशन 6 से r³ और t² हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/r। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 7 के अंदर v² की वैल्यू हो गई है v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था एंड हमारा जो इक्वेशन नंबर 7 आया है, उन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इक्वेशन 2 जो था हमारा, वो था f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²r, और इक्वेशन 7 से हमको v² की वैल्यू मिल गई। तो करना क्या है आपको? सिंपल v² की जो वैल्यू है उसको लाके यहाँ पे पुट कर दो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे v² की जगह पे 1/r लिखूंगा, देखिए यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमको देखने मिलेगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r डिवाइड में r, मतलब यहाँ पे r 2 बार आ गया। हाँ, अब ये r और r आपस में मल्टीप्लाई होगा और हमें यहाँ पे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² देखने को मिलेगा। जो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया है, इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो आपको आखिरी में क्या स्टेटमेंट लिखने का है? ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ये f क्या है? ये है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स 1/ है ना, 1/ मतलब इनवर्स, नीचे डिनोमिनेटर में है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डिस्टेंस किसके बीच में है? डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के बीच में। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस यही प्रूफ करना था। आई होप आप लोग को वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। आप लोग को अगर वीडियो में कोई बातें समझ में नहीं आई हैं तो फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, आपके सवाल का जवाब शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाएगा। एंड अगर आपका कोई दोस्त मित्र इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज है, परेशान है, तो प्लीज उसके साथ इसको शेयर करिए। हाँ, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके उतना प्यार बांटिए। अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।